Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, today's video is our second part of our PIB Vani series of February month, and this video is budget specific, and in this we will discuss the whole budget of 2022-26, and this video is very important for your upcoming regulatory examinations like RBI, NABARD, SEBI and other UPSC and state PCS exam. So this year the budget was presented on 1st of February 2025 बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे इंक्लूड करी है और ये वीडियो देखने के बाद आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो इस साल बजट में 4 मेन पिलर के बारे में बात किया गया है: एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये 4 इंजिन्स ऑफ डेवलपमेंट इसको बोला गया है। तो इसके साथ साथ जो ये बजट है इस बार इसमें फोकस किया गया है जो हमारा विकसित भारत 2047 का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने की बात करी गई है। इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है विकसित भारत के? एक तो है हमको जीरो पॉवर्टी बाय 2047 एंड 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, ये भी हमारा टारगेट है। एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर। इसके साथ साथ जो हमारे इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें 70% कॉन्ट्रीब्यूशन विमेन एंटरप्राइज से आना चाहिए, विमेन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये भी एक टारगेट है हमारा। इसके साथ साथ जो हमारा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है उसको 8% मेंटेन करने की बात करी गई है। और जो फार्मर्स है, फार्मर्स को हमारा जो फूड बास्केट, वर्ल्ड में हम इंडिया को फूड बास्केट बनाने की बात करी गई है आपका विकसित भारत 2047 में। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ यहाँ पे बताया गया है। एग्रीकल्चर इसका पहला इंजन है। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी में द बजट एस्टिमेट इज ऑफ अबाउट 1.71 लाख करोड़ एंड पर्टिकुलरली फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1.37 लाख करोड़ इसका बजट एस्टिमेट है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए स्कीम्स आई हैं, लाइक योर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो एग्जिस्टिंग एक स्कीम चलाई जा रही है उस पर बेस्ड है। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा इनिशियली, और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को इससे बेनिफिट मिलेगा। अब प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंदर क्या है कि पहले से जो स्कीम चलाई जा रही हैं लाइक योर डिफरेंट एग्रीकल्चर और अदर रूरल डेवलपमेंट स्कीम, उसको यहाँ पे एक फेज मैनेज में ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे उसको कन्वर्जेंस किया जाएगा। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे? ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स विच हैव लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और जहाँ पे क्या है कि मोनोकल्चर का ज़्यादा चलता है। इसके साथ साथ वहाँ पे हमको इरिगेशन की फैसिलिटी भी बहुत कम है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ का जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फ्लो है फार्मर्स के लिए वो भी कम है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला मिशन है मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। तो पल्सेस के क्षेत्र में ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और एग्जाम में इससे पूछा भी जा सकता है कि इसका बजट कितना है। बजट इज 1000 करोड़ रुपीज़। इसके अंदर बेसिकली ये 6 साल का मिशन है और तुर, उड़द और मसूर 3 क्रॉप्स हैं, पल्सेस क्रॉप्स, इस पे फोकस किया जाएगा। तो पल्सेस के केस में क्या है कि जितना हमारा प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा हमारा कंजप्शन है, तो इसके लिए हमको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जो तुर, उड़द और मसूर है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना और इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो यह इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो 3 चीज़ें हैं इस मिशन के अंदर। एक तो है इसकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, पल्सेस के एरिया ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना। तीसरी चीज़ जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट जो सेंट्रल एजेंसी हमारी नेफेड और NCCF है, तो इनको बोला गया है कि PM आशा के अंदर 100% जो आपका प्रोक्योरमेंट है इसका प्रोविज़न बोला गया है। जैसे आपका राइस और व्हीट में गवर्नमेंट गारंटी करती है कि आप 100% आपका जितना प्रोडक्शन है उसका प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करेगी, वैसे ही पल्सेस के स्पेसिफिकली तुर, उड़द और मसूर के लिए ये एक स्कीम लाई गई है। तीसरी चीज़ टेक्नोलॉजिकल और वेराइटल डेवलपमेंट करना, ताकि जो पल्सेस है उसके प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाना, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैरायटी को डेवलपमेंट करना। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज आपका पल्सेस के क्षेत्र में है इसको बढ़ाना। तो ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। एक और स्कीम है, इस स्कीम में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि पेरिसेबल इन नेचर है, इसके लिए जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे फोकस करने की बात करी गई है, जिससे कि जो इनकम लेवल है उसको इंक्रीज किया जाए। इसके लिए बजट रखा गया है 500 करोड़ रुपीज़। और जो ये वाली स्कीम है मखाना बोर्ड वाली, ये बिहार में इसको लॉन्च करने की बात करी है। बिहार में मखाना बोर्ड को बनाया जाएगा। इंडिया में आपको पता होगा कि बिहार मैक्सिमम प्रोडक्शन बिहार में ही होता है मखाना का। मखाना इज ऑल्सो नोन एज फॉक्सनट और इसका साइंटिफिक नेम है यूराइल फेरोक्स। तो
एक चीज़ तो ये फोकस किया जाएगा, मखाना के प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग को, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग को इंक्रीज करना बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड इन बिहार। इसके साथ साथ मखाना के फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात करी गई है। गवर्नमेंट का भी जितना स्कीम ला रही है वहाँ पे क्या फोकस है, एक तो है कि आपका एफपीओ बनाना, एफपीओस, एंड जो भी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्लस्टर लेवल पे, यानी कि पहले क्लस्टर बनाया जा रहा है बहुत सारा, फिर उसके बाद स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो ये एक आजकल नया तरीका है गवर्नमेंट का, और ये काफ़ी इफेक्टिव भी माना जा रहा है, ताकि जितने फार्मर्स हैं, जितने विलेज के फार्मर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। एक और मिशन है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, इसको भी बजट में अनाउंस किया गया है। टोटल कॉर्पस इसका है, टोटल बजट है इस साल का 100 करोड़ रुपीस। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि ऐसे सीड्स का डेवलपमेंट किया जाएगा जिसकी हाई यील्ड हो और पेस्ट रेसिस्टेंस हो, एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलियंस हो। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो वेराइटीज़ थी, लास्ट ईयर का जो जुलाई का बजट आया था उसमें भी 109 सीड वेराइटीज़ को रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट मिशन, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो कॉटन के क्षेत्र में जो स्पेसिफिकली आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी है, इसके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करी गई है। आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी सबसे फाइन क्वालिटी का और सुपीरियर क्वालिटी का कॉटन होता है, और इंडिया ने कस्तूरी कॉटन नाम से एक प्रीमियम ब्रांड को भी लॉन्च किया था 4 साल पहले, ताकि जितना भी हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का जो प्रीमियम नेम रहेगा वो रहेगा कस्तूरी कॉटन। तो 5 साल का मिशन रखा गया है कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए, और इसका टोटल आउटलो है इस साल का बजट 500 करोड़ रुपीस। और इसके अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे दिया जाएगा फार्मर्स को, और ये 5F जो विजन है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में, इसको ये सपोर्ट करेगा। 5F विजन क्या है हमारा? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। तो टारगेट अल्टीमेटली क्या है हमारे यहाँ? एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अब जो हमने ऊपर बात करी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी, ये हमने कैसे बोला? इट इज बेस्ड ऑन द फाइबर लेंथ ऑफ द कॉटन। तो यहाँ पे अलग क्लासिफिकेशन है बहुत सारा, ICR के द्वारा दिया गया है। ये फाइबर लेंथ ऑफ कॉटन इज मेजर्ड बाय फिब्रोग्राफ, ये ARD वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। तो सबसे फाइन क्वालिटी जो है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन 32.50 मिलीमीटर या फिर उससे ज़्यादा जिसका फाइबर लेंथ है। लॉन्ग स्टेपल 27.5 से 32 मिलीमीटर, मीडियम लॉन्ग स्टेपल 25 से 27, एंड मीडियम स्टेपल 20.5 से 24.5, एंड शॉर्ट स्टेपल आपका 20 mm से बिलो वाला। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, एक और चीज़ हुई है इस बार बजट में कि जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम गवर्नमेंट की चलाई जा रही है। आपको पता होगा पहले इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाई जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता था, लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया गया है और 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट लोन में, लाइक योर KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। तो पहले तक ये 3 लाख तक के लोन में दिया जाता था मैक्सिमम, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 5 लाख। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इस साल के बजट में टोटल इसका कॉर्पस रखा गया है 22,600 करोड़ रुपीस। तो देखिए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। जो एग्रीकल्चर का आपका टोटल बजट है 1.37, उसमें से ऑलमोस्ट 22,600 करोड़ रुपए आपका MISS स्कीम में जा रहा है। अब इसको लाने की क्यों जरूरत पड़ी, ये आपको समझने वाली बात है। KCC क्रॉप एक अलग है, KCC एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज अलग है। क्योंकि क्रॉप वाला जो हमारा KCC रहता है उसमें आपको 3 लाख तक ही पहले 3 लाख तक के लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता था, और फिशरीज और जो एनिमल हस्बेंड्री उसमें 2 लाख तक दिया जाता था। मान लो कोई फार्मर्स है, दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और उसने दोनों टाइप का KCC अवेल किया है बैंक से, तो उस केस में क्या हो रहा था कि मैक्सिमम कैपिंग थी उसकी 3 लाख, 3 लाख तक उसको यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम कवरेज है उसको बढ़ा के यहाँ 3 लाख ये 2 लाख ये, मतलब टोटल आपका 5 लाख कर दिया ताकि वो अलाइड एक्टिविटीज़ का भी इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे मैक्सिमम ले पाए। चलिए, एक और है कि असम के नामरूप जो डिस्ट्रिक्ट है, नामरूप जगह है, वहाँ पे एक यूरिया का एक प्लांट खोलने की बात करें जिसका कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन है। यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है कि जो ये लोकेशन है नामरूप असम, क्योंकि ये बजट में अनाउंस हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडियन पोस्ट पे फोकस किया गया है, जो कि DBT वाले मोड से जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चलाई जाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडियन पोस्ट की एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे उसको डेवलप किया जाएगा। नई नई ब्रांचेस खोली जाएंगी इंडियन पोस्ट की, और जो इंश्योरेंस एक्टिविटी है, क्रेडिट सर्विसेज है, DBT, कैश आउट,
और इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विस और भी डिजिटल सर्विसेज हैं, ये प्रोवाइड करी जाएंगी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अब एग्रीकल्चर की मेजर स्कीम्स का जो एलोकेशन है वो यहाँ पे देखने वाली बात है। पीएम किसान, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, 63,500 करोड़ रुपीस, ये करोड़ से, इतना बजट में यहाँ पे इस बार दिया है पीएम किसान को। और पीएम किसान का रिसेंटली 2 दिन पहले 19th इंस्टॉलमेंट्स भी रिलीज किया गया। कहाँ से किया गया, कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 120 करोड़, एफपीओज वाले स्कीम में दिया गया है 584 करोड़। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, 900 करोड़ रुपीज़ इसको यहाँ पे अलॉट किया गया है। टोटल कॉर्पस क्या था इसका, टोटल कॉर्पस है 1 लाख करोड़। जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम पे 1 लाख करोड़ रुपए इसका टोटल कॉर्पस था। आरकेवीवाई जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत सारी स्कीम इसके अंदर आती हैं। हमारे एग्रीकल्चर की जो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, सारी स्कीम को हमने वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 8,500 करोड़, किसोन्नति योजना 800 करोड़, सॉरी 8,000 करोड़, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 616 करोड़। तो ये कुछ मेजर स्कीम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। चलिए नेक्स्ट वन, एमएसएमई एज अ सेकंड इंजन। पहले हमने बात कर ली एग्रीकल्चर सेक्टर की, अब दूसरा फोकस हमारा है एमएसएमई सेक्टर में। तो एमएसएमई सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन है, इसके क्राइटेरिया को एनहांस कर दिया गया है। पहले था ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का जो हमारी डेफिनेशन होती थी वो अलग होती थी। इस साल इसको रिवाइज करके इन्वेस्टमेंट कैटेगरी आप देख सकते हैं, माइक्रो का कर दिया है 2.5, स्मॉल का 25 एंड मीडियम एंटरप्राइज का 125 कर दिया गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसका टर्नओवर, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो ये आपका निकल जाएगा टर्नओवर। तो बेसिकली आपको क्या याद करना है, इन्वेस्टमेंट आप याद करिए 2.5, 25 एंड 125। तो इससे आप अपना टर्नओवर यहाँ पे निकाल सकते हैं। 10, 100 एंड 500 करोड़, इतना यहाँ पे टर्नओवर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है, आप देखिए जो मीडियम एंटरप्राइज वाले हैं, पहले तक 50 करोड़ तक के एंटरप्राइजेस को ही हम कवर करते थे एमएसएमई तक। अब क्या हो गया, 125 करोड़ जिसका इन्वेस्टमेंट है वो भी अब एमएसएमई के क्राइटेरिया में यहाँ पे फॉल करेगा, यानी कि एमएसएमई वाला जितना भी बेनिफिट है वो वहाँ पे ले पाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा इसको हुआ है। एक और चीज़ मैंने पहले भी बोला है, एक वीडियो में मैंने बताया था कि सीजीटीएमएससी का जो कवरेज है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये क्या है, मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर्स है, कोई आपका प्रोप्राइटरशिप है, कोई कंपनी है, वो बैंक से लोन लेने जा रहा है, उसके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, ना उसके पास कोई लैंड मॉर्गेजेबल लैंड नहीं है, या कोई लिक्विड सिक्योरिटी नहीं है। उस केस में यहाँ पे वो सीजीटीएमएससी को ऑप्ट कर सकता है। वहाँ पे उसको कुछ मिनिमम आपका प्रीमियम देना पड़ता है ईयरली, और उसका लोन जो है वो सिक्योर हो जाता है और बैंक से उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। पहले तक इसका लिमिट था 5 करोड़, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ मैं, 5 करोड़ तक के लोन को ही कवर किया जाता था। अभी इसको रिवाइज करके 10 करोड़ कर दिया गया है। एज वेल एज योर स्टार्टअप्स जो थे, पहले 10 करोड़ तक के लोन यहाँ पे एलिजिबल होते थे, अब इसको भी बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक नया यहाँ पे कैटेगरी आई है कि जो एमएसएमईज है, जो एक्सपोर्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो एक्सपोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनका भी यहाँ पे क्रेडिट गारंटी कवर में कवरेज दे दिया गया है अप टू 20 करोड़। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और 2023 में जो नाबार्ड का एग्जाम हुआ था, तो उस साल क्या हुआ था, जनवरी में एक रिवीजन हुआ था, सीजीटीएमएससी का जो क्राइटेरिया था 2 करोड़ से आपका हुआ था 5 करोड़, तो उस साल 2 से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सीजीटीएमएससी से पूछे गए थे। तो इस साल भी चांसेस हैं कि आपका सीजीटीएमएससी से 1 और 2 क्वेश्चंस में भी दे विल आस्क। और एमएसएमई का एक यहाँ पे डेटा शेयर किया बजट में कि ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज ये अभी करेंटली है, और ये 7.5 करोड़ पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग जितना हमारा होता है इंडिया में, उसका 36% एमएसएमईज के द्वारा किया जा रहा है, और हमारा जितना भी टोटल एक्सपोर्ट है उसका 45% एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, या हो सकता है कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। और एमएसएमईज के सेक्टर में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या नई स्कीम लाई गई है। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस को दी जाएंगी, जो कि उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है, एक हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, तो जो जो इसमें रजिस्टर्ड हैं उन लोगों को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाएगी। 5 लाख तक की इसकी लिमिट रहेगी, और टारगेट है इनिशियली 10 लाख लोगों को इसमें कवर किया जाएगा, 10 लाख लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 लाख। ठीक। दूसरी चीज, पीएम स्वनिधि स्कीम,
मैक्सिमम लोन आपको पता होगा 50,000 का लोन दिया जाता है मैक्सिमम थर्ड ट्रांच में। तो यहाँ पे यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, 30,000 इसकी लिमिट रहेगी। तो इससे क्या होगा, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड रहने से वो डायरेक्टली स्कैन करेगा और क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। अगला है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको यहाँ पे लोन दिया जाएगा अप टू 2 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो कौन कौन इसमें कवर रहेंगे? टारगेट है 5 लाख वीमेन एससी एंड एसटीज फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उन लोगों के लिए ही ये स्कीम है। इसके साथ साथ फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप की मैंने पीआईबी में बताया था कि स्टार्टअप स्कीम जो है स्टार्टअप इंडिया, इसके अंदर क्या इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। तो फंड ऑफ फंड्स जो है टोटल अभी इसका 91,000 अभी तक रिसीव हो गया है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में। तो गवर्नमेंट ने अभी इसमें फ्रेशली इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 करोड़ रुपीस का। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं लाइक योर टॉय सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर और आपका जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, वहाँ पे फोकस करने की बात करी गई है। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इसको खोलने की बात करी गई है बिहार में, जो कि फार्मर की स्किलिंग, उनके एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा। ये चीज़ हो गई। टॉय सेक्टर में मेड इन इंडिया बनाने की बात करी गई है। मैक्सिमम तो टॉय आपका चाइना से इंपोर्ट होता है, तो इंडिया का मेड इन इंडिया ब्रांड को प्रमोट करने की बात करी है। तीसरी चीज़ है आपका लेदर सेक्टर और फुटवेयर सेक्टर। तो यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है कि 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। चले, ये तो हमने एमएसएमई की सारी बात कर ली। अब आता है इन्वेस्टमेंट एज ए थर्ड इंजन। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर पहला है इन्वेस्टमेंट इन पीपल्स, दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट इन पीपल्स जो लोगों के में फोकस कर रहा है, डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे ही कुछ स्कीम्स हैं या कुछ इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, वो हम यहाँ पे इनलिस्ट किया है। लाइक योर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इसको एक्सटेंड करने की बात करिए। अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जाएंगे इन द गवर्नमेंट स्कूल, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स ये बनाए जाएंगे। अटल टिंकरिंग लैब्स से क्या होता है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी और भी जितना साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका एक हब बनाया जाएगा, लैब बनाया जाएगा। हर 50,000 आपके लैब बनाए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसके साथ साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को लाया गया है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इसको बनाने की बात करी है। और जो एग्जिस्टिंग आईआईटी है इनको एक्सपेंड किया जाएगा। इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई के सेक्टर में, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव जिसका रहेगा एजुकेशन, तो 500 करोड़ रुपीस यहाँ पे अलॉट किया गया है। मेडिकल एजुकेशन, नए 10,000 एडिशनल सीट दिए जाएंगे जो मेडिकल एजुकेशन है उसके सेक्टर में। डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं और जो गीग वर्कर्स हैं, इनका ई श्रम पोर्टल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है और उनको जन आरोग्य योजना के अंदर कवर करने की भी यहाँ पे बात करी गई बजट में। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट इन पीपल्स। अब दूसरा है इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में मेजरली सबसे पहले पीपीपी मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी है। दूसरी चीज, स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा बाय द 1.5 लाख करोड़ ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। यहाँ पे 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को। कितना है? 1.5 लाख करोड़। नेक्स्ट वन, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-2030। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उसका कुछ नॉन पब्लिक आपके कुछ हो सकता है कि कुछ एसेट हो गवर्नमेंट का जिससे कुछ वहाँ पे पैसा जनरेट ना हो रहा हो, उससे कुछ रेवेन्यू ना आ रहा हो, तो ऐसे कुछ एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज किया जाएगा या फिर उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाया जाएगा जिससे उससे कुछ इनकम आए। तो टोटल यहाँ पे कितना टारगेट रखा गया है कि 10 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे निकाला जाएगा एसेट मोनेटाइजेशन से। ठीक है, अगला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 2028 और 100% कवरेज की बात करी गई है 2028 तक। सो सिंस 2019 15 करोड़ हाउस होल्ड हैव प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन और 80% कवरेज कर दिया गया है। इंडिया का जितना रूरल पॉपुलेशन है उसका 80% पॉपुलेशन हैव बीन कवर्ड अंडर जल जीवन मिशन। एक और फंड निकाला गया है अर्बन चैलेंज फंड, जिसके अंदर जो आपका रीडेवलपमेंट होगा सिटीज़ का, वाटर सैनिटेशन पे बात करी जाएगी, ग्रोथ हब्स बनाए जाएंगे इन
अर्बन एरिया। तो टोटल इसका कॉर्पस है 1 लाख करोड़ और इस साल इसका एलोकेशन किया गया है 10,000 करोड़ रुपीस। इस साल के बजट में टोटल कॉर्पस है 1 लाख करोड़ और इस साल बजट में दिया है 10,000 करोड़। पावर सेक्टर में रिफॉर्म की बात करी गई है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंदर टारगेट रखा गया है कि 2033 तक हमको एटलीस्ट 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की बात करी है। टोटल आउटले है 20,000 करोड़। अमाउंट देखिए 20,000 करोड़। तो इंडिया का टारगेट भी है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 2047, जो कि विकसित भारत का हमारा टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए ये जो स्कीम है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एक और फंड निकाला है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जिसके अंदर जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दी जाएगी। टोटल कॉर्पस है 25,000 करोड़ रुपीस। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, यानी कि ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि नया एयरपोर्ट, फ्रेश एकदम, तो नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग आपके पटना का एयरपोर्ट है इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा। तो 2 चीज़ें हैं। इसके साथ साथ वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल, जो मिथिला रीजन है बिहार का, वहाँ पे वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा और इसका कमांड एरिया कितना रहेगा, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 50,000 हेक्टेयर्स ऑफ फार्मर्स विल गेट बेनिफिट बाय द वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट। माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म किया गया है। एक अलग से फंड निकाला गया है, स्वामी फंड। तो स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, तो इसके अंदर ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए यहाँ पे फंडिंग करी जाती है। तो 50,000 ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट अचीव मतलब सैंक्शन हो गया है। तो एक नया फंड निकाला है 15,000 करोड़ रुपीस और टारगेट यहाँ पे कितना कर दिया गया है, एडिशनल 1 लाख यूनिट्स यहाँ पे बनाई जाएंगी। एक और चीज कि जो होम स्टेस है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन्स के अंदर होम स्टेस की कैटेगरी को भी ऐड कर दिया गया, यानी कि होम स्टेस के लिए भी यहाँ पे मुद्रा कैटेगरी में लोन लिया जा सकता है। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी। अब है इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। इनोवेशन के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिए गए हैं। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, इसको बनाया गया है जो स्टार्टअप्स को यहाँ पे सपोर्ट देगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है। एंड सेकंड जीन बैंक, जिसके अंदर 10 लाख जम प्लास्ट को यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा। नेशनल जियो स्पेशल मिशन, इसको लॉन्च किया है। ज्ञान भारतम मिशन, जिसके अंदर जो मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज, हमारे हेरिटेज डॉक्यूमेंट है, इसको कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। अब है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को चौथा इंजन बनाया। पहला हमने बोला एग्रीकल्चर, फिर बोला हमने एमएसएमईज, फिर बोला हमने इन्वेस्टमेंट, अब है लास्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एज ए 4th इंजन। तो रिसेंटली एक डेटा भी आया था, पहले डेटा देख लेते हैं कि 2023-24 में 778 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतने का हमने एक्सपोर्ट किया है। और 2013-14 से कंपेयर करें तो यहाँ पे 67% इंक्रीज देखने को मिला है। और पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर 112% सर्ज हैव बीन सोन इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो 2013-14 से 112% यहाँ पे एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर। ओवरऑल की बात करें तो 67% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब एक्सपोर्ट में क्या क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने नया कुछ निकाला है। एक तो है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और फाइनेंस मिलकर यहाँ पे काम करेगी। दूसरा, भारत नेट एक नया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये भी सपोर्ट करेगा हमारा एक्सपोर्ट रिलेटेड और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, जो हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस के लिए यहाँ पे वेयर हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। और रिसेंटली इंडिया ने अपीडा के हेल्प से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमारे कुछ पोमेग्रेनेट्स की कुछ स्पीसीज है, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था। एक और यहाँ पे लॉन्च किया है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी। चलिए, तो ये तो एक्सपोर्ट की बात करी, ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स कौन कौन से करेंगे, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बजट में जो बोला गया था। एक है फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया है, एक है टैक्स रिफॉर्म, एंड थर्ड वन इज रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ये एक नया यहाँ पे क्रेडिट स्कोर का क्राइटेरिया निकाला है। जो विलेज एरिया में एसएचजी फाइनेंसिंग या फेडरेशन फाइनेंसिंग होगी, तो वहाँ पे एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का प्रोविजन लाया गया है, जिससे स्कोर के बेस पे यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी, नेफिट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। थर्ड वन, रिवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, जो पहले हमारे जो प्रोविजन था केवाईसी सेंट्रल सी केवाईसी का, अभी उसको यहाँ पे रिवैम्प कर दिया गया है और यहाँ पे मोर इजी करने की बात करिए। जो हमारे केवाईसी का प्रोसेस है उसको और इजी करने की बात करिए। थर्ड वन, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है इन इंश्योरेंस सेक्टर, इसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है, 74% से बढ़ा के 100%।
और एक और आपका सेक्टर है फूड एंड बेवरेजेस, वहाँ पे भी 100% यहाँ पे एफडीआई की लिमिट को बढ़ा दिया है। दूसरे आपका टैक्स रिफॉर्म इन दिस देयर आर डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। डायरेक्ट टैक्स आपको पता ही होगा कि 12 लाख तक की इनकम में यहाँ पे 0 टैक्स कर दिया गया है। टैक्स डिडक्शन लिमिट जो सीनियर सिटीजन की है उसको डबल कर दिया गया है, 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। एनुअल जो हमारी लिमिट थी टीडीएस ऑन रेंट की, इसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। ये तो हमने डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की बात करी। और इसके साथ साथ जो हमारा न्यू टैक्स रेजिम का जो टैक्स रेट स्ट्रक्चर था वो भी यहाँ पे चेंज किया है। देख सकते हैं आप, ये 0 to 4 आपका कोई टैक्स नील है, 4 to 8 lakhs 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%। तो ऐसे करके यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब मैंने ऊपर बोला था 12 लाख तक 0 टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 to 1 लाख में तो दिखा रहा है 5%, 8 to 12 में दिखा रहा है 10%। ये तब यूज़ किया जाएगा जब 12 लाख से ऊपर हमारी इनकम होगी। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो डायरेक्टली आपका 0 टैक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका 16 लाख आपका इनकम है, तो उस केस में यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा जो ये रेट का स्ट्रक्चर है। तो 16 लाख में सबसे पहले देखेंगे कि भाई 0 to 4 नील होगा। फिर 4 to 8 में कितना है, 4 लाख आ रहा है ना, 4 और 8 लाख के बीच में कितना है, 4 लाख। तो 4 लाख में लगेगा आपका 5%। फिर 8 से 12 लाख के बीच में कितना आ रहा है, और 4 लाख। फिर 4 लाख में आपका लगेगा कितना, 10%। फिर 12 से लेके 16 तक अगेन 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख में लगेगा 15%। तो इस हिसाब से 4 लाख का पहले 5% जितना आएगा प्लस 4 लाख का 10% वो, फिर 4 लाख का 15%। तो इन सबको ऐड करेंगे जब, तो निकलेगा हमारा 16 लाख का टैक्स, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेट किया जाता है। और टैक्स एट रिसोर्स जो रेमिटेंस में लगाए जाते हैं, बाहर से जो पैसा मिल रहा है रेमिटेंस का पैसा, पहले तक 7 लाख तक यहाँ पे लिमिट था। 7 लाख से ऊपर होने से यहाँ पे टीडीएस लगता था, थ्रेशोल्ड लिमिट था। अब इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है, यानी कि 10 लाख से ऊपर होने पर यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा ऑन रेमिटेंसेस। अब यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का जो पैसा है वो किस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है या किससे ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। जो यूनियन बजट फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो पैसे आने की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का आता है बोरोइंग से, उधार से, लाइबिलिटीज से 24%। देन यूर इनकम टैक्स जो हम देते हैं, इनकम टैक्स जो डायरेक्ट इनकम टैक्स होता है 22% आपका इनकम टैक्स से आता है। देन जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18% एंड कॉर्पोरेशन टैक्स आपका 17%। तो टैक्स वाला आपका देखिए इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। तो मेजरली आपका ओवरऑल देखा जाए तो टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, इनकम आता है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू। बट इसको अगर हम बाइफर्केट करें तो इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा आता है, देन जीएसटी, देन कॉर्पोरेशन टैक्स। तो अगर एग्जाम में आए कि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो वो है बोरोइंग से, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से। अब ये तो हमने बात कर ली कि पैसा कहाँ से आया। अब जो गवर्नमेंट नई नई स्कीम ला रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या कोई एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बजट में अनाउंस करती है कि इतना पैसा हमने खर्च किया इस साल, 50.65 लाख करोड़ इतना पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने बजट में। तो ये पैसा कौन कौन से सेक्टर में गया है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जा रहा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22% फर्स्ट, देन फॉलोड बाय योर इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो 20% इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। फॉलोड बाय योर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग योर सब्सिडी, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आपका जा रहा है 16%। फॉलोड बाय योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, फाइनेंस कमीशन में जा रहा है 8%, डिफेंस में जा रहा है 8%, और कुछ मेजर सब्सिडीज है उसमें जा रहा है 6%। तो टॉप 3 का आपको याद रखना है। सबसे पहला स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट पेमेंट एंड योर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है। ऊपर हमने बात करी थी डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की, जिसमें हमने इनकम टैक्स की बात करी थी। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की भी बात करी है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट में, उसको यहाँ पे चेंज किया है। तो एक तो है इंपोर्ट में रिलीफ किया, जो ड्रग और मेडिसिन मंगाए जाते हैं दूसरी कंट्रीज से, तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसको फुल्ली एग्जाम कर दिया है फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी, और 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसको कस्टम ड्यूटी यहाँ पे घटा के 5% कर दिया गया है। यानी कि जो दूसरी कंट्री से मेडिसिन आ रहा है 36 लाइफ सेविंग, अब उसमें इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे एग्जाम कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि इंडिया में रहने वाले लोगों को सस्ते दरों में ये मेडिसिन प्रोवाइड करी जाएंगी, तो इससे हमको एक फ़ायदा मिलेगा। दूसरा चीज़ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, इसमें भी फुल्ली एग्जामेशन कर दिया है। कोबाल्ट पाउडर, वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी, लीड, जिंक और 12 ऐसे मोर क्रिटिकल मिनरल्स हैं,
इसमें फुल्ली एग्जेम्पशन दे दिया है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो टाइम पीरियड है एक्सपोर्ट का उसको बढ़ा के 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। तो ये तो हमने बात कर ली कि जो ऊपर जो हमने 2 की बात करी वो तो इंपोर्ट की थी। एक यहाँ पे 2 हमने डाला है एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड। एक तो है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, इसमें टाइमिंग बढ़ा दी है। और दूसरा है मराइन प्रोडक्ट्स, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि एक्सपोर्ट में लगाई जा रही थी 30% ऑन फ्रोजन फिश पेस्ट, इसको घटा के कर दिया है 5%। एज वेल एज यूर फिश हाइड्रोलिसेट, हाइड्रोलिसेट में आपका 5% कर दिया गया है। तो हाइड्रोलिसेट का यूज़ क्यों होता है? इससे फिश और जो श्रिम्प के फीड्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। अगर इसका एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया है तो दूसरी कंट्री में इसका डिमांड बढ़ेगा क्योंकि ये सस्ते दाम में मिल रहा है, अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो मैराइन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको कम कर दिया गया है। चलिए अब आते हैं रटने वाली चीज़ों में कि बजट एस्टिमेट्स क्या है, कितना गवर्नमेंट का पैसा लगा है, इसके साथ साथ जो आपकी मेजर स्कीम है उसमें कितना पैसा लगा है। तो बजट एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर है 50.65 लाख करोड़ और गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट है अदर देन बोरोइंग 34.96 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसीट है आपका 28.37 लाख करोड़। फिस्कल डिफिसिट आपका है 4.4% ऑफ द जीडीपी और हर साल आप देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके फिस्कल डिफिसिट को घटाया जा रहा है। प्राइमरी डिफिसिट है 0.8% ऑफ द जीडीपी। टैक्स की बात करें तो क्रॉस टैक्स रिसीट एस्टिमेट है आपका 12% ऑफ द जीडीपी, 7.1% आपका डायरेक्ट टैक्स से एंड 4.9% आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ये परसेंटेज है आपका जीडीपी का। तो जो टोटल आपका ग्रॉस टैक्स रिसीट है उसका अमाउंट या फिर बोलना एस्टिमेट है 12% ऑफ द जीडीपी। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़, दैट इज 3.1% ऑफ द जीडीपी। तो इतना यहाँ पे एस्टिमेट है। तो ये तो हमने बात कर ली कि जो एस्टिमेट का वैल्यू है वो कितना है। अब मेजर स्कीम का बजट एलोकेशन कितना है, स्कीम देखने से पहले हम देख लेते हैं कि मेजर आइटम्स में कितना कितना एलोकेशन हुआ है। डिफेंस सेक्टर में 4.9 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट में 2.66, होम अफेयर्स में 2.33, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी में 1.71 लाख करोड़। आउट ऑफ दिस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में 1.37 लाख करोड़। मिनिस्ट्री की बात करें तो 1.37, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी की बात करो जिसमें एनिमल हस्बेंड्री और बाकी जो फिशरीज वगैरह है वो सब आता है तो 1.71 लाख करोड़ यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशन के लिए 1.28, हेल्थ सेक्टर 98। तो यहाँ पे सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस देखना है रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, एजुकेशन, हेल्थ एंड योर सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब आता है मेजर स्कीम और आंसर राइटिंग हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो वहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मेजर स्कीम कौन कौन सी है भाई? सबसे मेजर स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कितना पैसा जा रहा है? 2,03,000 करोड़ रुपीस, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। शुगर सब्सिडी में जा रहा है 420 करोड़। देखिए पहले तक क्या था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके लिए अलग से बजट एलोकेट होता था और ये जो शुगर सब्सिडी है इसके लिए अलग से होता था और बाकी जो स्कीम्स है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उसका अलग होता था। अभी क्या है कि सबको हटा के एक में डाल दिया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसके अंदर ही डाल दिया गया है। पर जो शुगर सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट है वो अलग से इसका बजट है 420 करोड़ रुपीस। ये पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपीस और मॉडिफाइड इंटरेस्ट सर्विस स्कीम बाई 22,600 करोड़। पल्सेज वाला इंपॉर्टेंट है 1,000 करोड़। RKVY 8,500, रेसोन्नति 8,000, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब जो यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी और यूरिया सब्सिडी में कितना पैसा जा रहा है गवर्नमेंट का। यूरिया सब्सिडी में देखिए 1.1 लाख करोड़, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में 49,000 करोड़। टोटल जितना आपका एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी का बजट है 1.71 लाख करोड़। और पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर देखें, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी और भी अदर जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, कितना है बताओ? 1.65, 1.67 या फिर 1.65 लाख करोड़, इतना यहाँ पे फर्टिलाइजर सब्सिडी में जा रहा है। और पर्टिकुलरली यूरिया बेस्ड सब्सिडी में देखिए 1.18 लाख करोड़ ये, और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में 49,000 करोड़, इतना पैसा गवर्नमेंट का जा रहा है। फिशरी सेक्टर में 2,703 करोड़ रुपीस, आउट ऑफ दिस 2465 करोड़ आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जा रहा है। फिशरीज का जितना टोटल बजट है उसमें से 2465 करोड़ आपका PMMSY में जा रहा है। कृषि सिंचाई जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, कृषि सिंचाई योजना, इसमें 2500 करोड़ रुपीस। जल जीवन मिशन 67,000 करोड़ रुपीस। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 7192 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 5,000 करोड़ रुपीस। DNRLM 19,500 करोड़ रुपीस। NSAP
9692 मनरेगा इंपॉर्टेंट है 86,000 करोड़ रुपीस, ग्राम सड़क 19,000, आवास योजना ग्रामीण 54,800, अर्बन 19,794, विश्वकर्मा स्कीम इट इज important 5,100 crore rupees are allocated, पीएमजीपी स्कीम। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक जो आपका सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देखिए भाई 20,000 करोड़ रुपीस, गवर्नमेंट का फोकस है सोलर बेस्ड एनर्जी जनरेशन पे, तो उसके लिए यहाँ पे इतना एलोकेशन किया है। देखिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी की सारी मेजर स्कीम है, ये है एंड दिस वन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका बजट से कुछ पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, और आपको और भी इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि कौन सी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम पे आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय।